नमस्ते साथियों। क्लास 8th का आज अपन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आसान सा चैप्टर भी है। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। ये इतिहास के संदर्भ में कहा गया है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, घटनाएं कैसे घटित होती है, घटनाएं कब घटित होती है और घटनाएं कहाँ घटित होती है। उससे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा लेसन है, छोटा सा लेसन है। लेसन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इतिहास क्या होता है। व्हाट इज़ हिस्ट्री। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ हिस्ट्री या इतिहास किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्टडी अबाउट पास्ट। स्टडी अबाउट पास्ट, भूतकाल के संदर्भ में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जो बातें बीत चुकी है, जो बातें घटित हो चुकी है, या हम कहें अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम कभी बाहर जाते हैं या हम कहीं टूर पे जाते हैं मान लो, तो वहाँ कुछ चीज़ें देख के हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन आने लग जाते हैं। आप देखते हैं कि जैसे कि आपके एग्जाम्पल दे रखा है, आप कहीं जाएं और किसी के हाथ में चाय देखें, या आप कहीं मेहमान भी जाएं तो आपको ऑफ़र करे कि क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि चाय का आविष्कार कब हुआ, कॉफ़ी का आविष्कार कब हुआ, और हम उसकी उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जब चाय नहीं थी तो उससे पहले लोग बाग क्या पिया करते थे। वॉचिंग समवन शिप अ कप ऑफ टी एज द रोड साइड टी स्टॉल्स, जब आप किसी रोड साइड में टी स्टॉल देखते हैं तब यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। लोग बाग चाय और कॉफ़ी कब पीने लगे, ये क्वेश्चन आपके आने लगता है। लुकिंग आउट द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क यूर सेल्फ, जब भी आप ट्रेन के बाहर देखते हैं तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं आप, when and where railway built and how did people travel long distance before the age of railway, कि रेलवे का आविष्कार कब किया गया और जब रेलवे नहीं थे तो इतने लंबे लंबे रूट को लोग बाग कैसे तय करते थे। ये कुछ क्वेश्चन आने लगते हैं। उसके साथ में ही देखिए एक क्वेश्चन अगर और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें कहा गया है रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू बी प्रिंट। जब भी आप कभी न्यूज़पेपर देखते हैं सुबह सुबह तो आपको ये लगता होगा कि न्यूज़पेपर, अभी तो न्यूज़पेपर में सूचनाएं आ रही है, लेकिन न्यूज़पेपर कब आए और न्यूज़पेपर जब नहीं थे तो उससे पहले लोग बाग के पास सूचनाएं कैसे पहुंचती है। अब ये जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इन्हीं का उत्तर जानना, कब आए, कैसे हुआ, कैसे इसका आविष्कार हुआ, कहाँ इसका आविष्कार हुआ, और हमारा चैप्टर क्या है, यही तो है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके माइंड में, या जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्या है कि कब हुआ, कैसे हुआ, उसी की उत्तर हम क्या करेंगे, आज खोजेंगे और उसके साथ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं, जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपके सामने दो चीज़ें आ जाती है। एक आ जाती है बीसी और एक आ जाती है एडी। क्या होता है बीसी और क्या होता है एडी? जब भी आप कुछ सन देखते हैं, यानी ईयर्स जो देखते हैं, किसी किसी ईयर के पीछे, जैसे कि आज मान लो 2023 चल रहा है, 2024 चलेगा, तो 2023 बीसी, किसी के पीछे लगता है 2023 एडी, 2023 एडी और बीसी। तो बीसी क्या होता है? देखिए, जब इतिहासकार इतिहास का लेखन कर रहे थे, इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री का राइट डाउन कर रहे थे, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यार हम जो डेट्स है उसको कैसे करें, कि कैसे उसको कवर करें। तो हम जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम किसी न किसी होशियार आदमी के पास जाते हैं, और होशियार आदमी के पास जाने के बाद हम क्या करते हैं कि उससे पूछते हैं कि यार हमारे ये सॉल्यूशंस नहीं हो रहा है, तो एक काम कर, तुम बता तो सही क्या होगा इसका। तो वो उसके पास गए तो उस भाई ने कहा कि एक काम करो, एक लाइन खींचो
उसने कहा खींच दी। अब एक काम करो, लाइन को 2 पार्ट में बांट दो। उन्होंने कहा ये भी कर दी। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है 0। वो क्या यार ठीक है चलो ये भी बात मान लेते हैं, 0 लिख दिया इसको। अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, इधर लिखना है -1 -2 -3। वो क्या यार हम तो इतिहास पढ़ा है गणित रहा है। फिर वो कह रहा है समझाता हूँ, देखो होता क्या है। फिर यहाँ पे लिखो आप +1 +2 +3। जब इतिहासकारों के सामने, जब हिस्टोरियंस के सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि ईसा मसीह का जो जन्म है ना, क्रिश्चियन के जो देवता हैं, प्रभु हैं, ईसा मसीह के जन्म को उन्होंने क्या कर लिया, 0 में डिफाइन कर लिया कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है वो ईयर है 0। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो घटनाएं घटित हुई है, जो भी हिस्ट्री में बीता है, उसको हम सब क्या करेंगे, BC में लिखेंगे। ठीक है, BC में, बिफोर क्राइस्ट। और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया है उसके आगे जब भी अपन लिखेंगे तो लिखेंगे एनो डोमिनी, यानी ईसवी, यानी ईसा के बाद वाली घटना है। बड़ा सिंपल हो गया। जैसे कैसे, किस प्रकार बताता हूं मैं आपको। BC, जब भी आपको डेट देखेंगे BC में, तो उसमें डेट्स हमेशा रिवर्स में चलेगी। कैसे, जैसे कि मान लो ये 500 है BC, है ना, तो ये उल्टा चलेगा। 499 BC, 498 BC। तो BC में हमेशा क्या होता है, जो डेट्स होती है वो सारी रिवर्स में आती है, और रिवर्स में आने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे 0 पे मिल जाती है। अब एक न एक साल ऐसा आया होगा जब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, फिर अगला साल आया होगा 2 होगा, फिर यहाँ पे आगे चलें 3 होगा, 4 होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। और आज क्या चल रहा है, 2013 चल रहा है ना। अब तो इस तरीके से आप देखें कि BC और AD को डिफाइन किया जाता है। जब भी हम मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, या आपके सिलेबस में आएगा मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, डेट दी होती है 373, है ना, 298। तो ये क्या होता है, अब आप लोग चंद्रगुप्त यहाँ पे है, फिर अशोक आ रहा है, तो डेट्स कम होती है। तो ये डिफाइंड है कि ईसा मसीह के जन्म को हमने क्या किया, 0 से डिफाइन कर दिया। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जो भी पास्ट में जो भी बीता है, उसको हम क्या करते हैं, माइनस में, यानी कि हम रिवर्स में लेके आते हैं। और फिर जो AD होता है ईसा मसीह के जन्म के आगे, तो ये होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऐसे करके हम आगे कंटिन्यूस चल रहे हैं। और आज क्या चल रहा है, 2023। इस तरीके से आपको पता चलना। अब आपके सामने जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपके सामने सॉल्व हो जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, 2023 जो लिखा हुआ है BC, इसका मतलब क्या है, ये जस्ट इसके अपोजिट है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तरफ से चल रहा है। और उसके बाद हम आएंगे, जैसे अगर 2023 लिखा हुआ है BC, तो अगर कोई ये कहे कि 2023 पहले आया, 22 पहले आया BC में, तो आप क्या कहेंगे, 2023 पहले आया था BC में, और 2022 क्या हुआ, BC में बाद में आया था। वहीं अगर अपन इधर बात करें तो 2022 जो है वो पहले आया था AD में, ये गुजर चुका है। और उसके बाद क्या हो रहा है, 2023 AD अभी चल रहा है। बस यही यहाँ पे जो है डिफाइन कर रखा है। जैसे बिफोर क्राइस्ट, और इसके जन्म को क्या मान लिया, व्हेन जीसस वाज बोर्न फर्स्ट ईयर, है ना, इसको 0 माने, ये फर्स्ट नहीं है, 0 है, इसको 0 मान लिया। और उसके आगे ऐसे घटनाएं चलती रहती है। वहीं अपन बात करें तो देखिए आपको एक शब्द और नया मिलेगा, एक तो BC और एक AD, एनो डोमिनी। चलो ठीक है, तो एक आपको एक शब्द मिलेगा BCE और CE, है ना, ये नोट डाउन कर लो, आगे मैं पढ़ाता हूं आपको क्या है। अब देखो BCE इक्वल्स टू BC, है ना, और CE इक्वल्स टू AD। जो BC है उसी को BCE कहा जाता है, और जो AD है उसी को क्या कहा जाता है, CE कहा जाता है। यानी कि बिफोर कॉमन एरा, इसका क्या फुल फॉर्म हो गई, बिफोर कॉमन एरा, और इसके बाद क्या हो गया, कॉमन एरा। दोनों एक ही बात है, बस अब नए फॉर्मेट में इसको BCE और CE लिखा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
ले चलता हूँ आपको एक टाइमलाइन पे। टाइमलाइन का मतलब ये है कि हमने एक स्केल से एक लाइन खींची और उस पर डिफाइन किया कि इस समय पे ये होता है। जैसे हंटर एंड गैदर जब होता था तो 2 मिलियन ईयर अगो, मतलब ये सबसे पहले की बात है, अगो, है ना। अब ये देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशंस, अब यहाँ पे क्या आ गया 2000 BCE, BCE लिखा हुआ है, ठीक है, BCE। वही बात करें अपन वैदिक एज की बात करें तो ये देखिए अब धीरे धीरे रिवर्स में चल रहा है, तो 1500 BCE, ये कब की बात है, 1500 की। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे अपन तो उसके बाद देखिए ये आ जाता है 322, यानी मौर्य एम्पायर, मौर्य रूरल जो है 322। अब ये देखिए 1500 से हम कहाँ आ गए 1500 पे, 322 BCE कहें या BC कहें। उसके बाद देखिए गुप्त एम्पायर, अब ये क्या हो जाता है, यहाँ से प्लस में आना शुरू हो जाएगा, देखना आप, है ना। ये देखिए ये 500 CE से आ गया। और उसके बाद ही जैसे आगे बढ़ेंगे कि चोल एम्पायर था वो 800 CE में था। उसके बाद वापस आगे बढ़े तो ये देखिए दिल्ली सल्तनत आ जाता है, यानी दिल्ली में जब बाहरी आक्रमण हुआ और सल्तनत काल आया उसमें, तो ये देखिए 1206 CE लिखा हुआ है। वहीं आगे बात करें तो मुगल रूल आ जाता है 1526 में, जब बाबर भारत में आ गया था, तो ये CE लिखा हुआ है। और ये क्या हो गया, अंग्रेजों का पहला अपने भारत में युद्ध होता है 1757 में इंडियंस के अगेंस्ट में, बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, और उसके 100 साल बाद आप देखें, मतलब इसके जस्ट 100 साल बाद देखेंगे तो अपने रिवोल्यूशंस होता है 1857 का। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे इससे पहले जितनी भी डेट है और इसके बाद जितनी भी डेट है, तो ये देखिए ये रिवर्स में चल रही है ना, 2000, 1500, फिर 322, फिर यहाँ जैसे 500 आ जाता है, फिर आ जाता है 800, फिर 1206, है ना, ये 1526 और 1757। तो यही बात है। और ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को हमने क्या कर दिया है, 0 मान लिया है। और इससे सबसे पीछे इसकी जो डेट्स होगी BC की या कहें BCE की, तो ये सारी क्या होगी, इस तरह चलेगी, यानी बैक साइड में चलेगी। और यहाँ से आगे जब चलेगी तो ये प्लस फॉर्मेट में चलेगी, और इसमें क्या होगा, आगे से आगे कंटिन्यूसली बनी रहेगी। तो ये है एक टाइमलाइन के साथ में, जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए एक दिक्कत आ जाती है, हाँ, हाउ डू वी पेरियोडाइज। अब हम जो काल है सारे, ये इसको कैसे बांटा जाए, चलो ठीक, ये पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा सा है। अब होता क्या है, 1817 में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल एक व्यक्ति आता है और वो इतिहास को पढ़ने की कोशिश करता है, इतिहास को जानने की कोशिश करता है, और ठीक है, चलो सब ठीक चल रहा है। अब ये स्कॉटिश व्यक्ति था, और ये क्या था, एक इकोनॉमिस्ट था, और साथ में पॉलिटिशियंस भी था, फिलोसोफर्स भी, और पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। अब ये क्या करता है, एक राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था, और एक अर्थशास्त्री भी था। कौन, जेम्स मिल की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या करता है, 3 वॉल्यूम में एक बुक लिखता है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके एक बुक लिखता है। और एक बुक में क्या करता है, ये इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास को ये 3 भागों में बांटता है। अब कौन कौन सा है, तो हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। इतिहास को पहली बार किसने बांटने की कोशिश की, और उसने 3 भागों में इसको डिवाइडेशन कर दिया। सबसे पहला भाग था हिंदूज का, सेकंड था मुस्लिम्स का, और थर्ड किसका था, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ये 3 भाग इन्होंने बांट दिया। दिस पीरियडाइजेशंस कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। अब सब लोगों ने चलो बांट दिया है, पहली बार इतिहास पढ़ने की कोशिश की है, अब टुकड़ों, किसी भी चीज़ को टुकड़ों में पढ़ेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। अब इसने कहा कि यार ये जो काल है मैं बांट रहा हूँ, एक तो हिंदू का पीरियड है, और साथ में दूसरा क्या है, मुस्लिम्स का पीरियड है, और तीसरा क्या है, अपने ब्रिटिशर्स का, यानी कि पहले हिंदू राज करा करते थे, उसके बाद बाहरी शक्तियाँ आई, और बाहरी शक्तियों में मुगल एम्पायर स्थापित हुआ, दिल्ली सल्तनत स्टेबल्स हुआ, और उसके बाद में मुगल एम्पायर हट के ब्रिटिश एम्पायर शुरू हो गया। तो ये 3 भागों में इन्होंने बांट दिया। व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं, चलो बांट दिया तो बांट दिया, अच्छी बात है। और वर्ल्ड वाइड उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो ठीक है। देखिए जैसे कि हिंदू एम्पायर इस तरीके का था, हर्षवर्धन तक था, उसके बाद मुस्लिम एम्पायर आ जाते हैं, है ना, और मुस्लिम एम्पायर होने के बाद में ये देखिए 1700 से ब्रिटिश एम्पायर स्टेबल्स हो जाता है। तो इस प्रकार से इसने क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया, तो लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि ये चुप तो बैठने वाला है नहीं,
अंग्रेज हैं तो थोड़ा डेढ़ होशियार तो बनेगा ही। तो अब ये क्या कर लेता है, थोड़ी सी अपनी डेढ़ होशियारी यहाँ पे बताने लग जाता है। और क्या बताने लग जाता है कि मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस देन यूरोप। ये सोचता है कि जितनी भी ये एशियन सोसाइटीज़ हैं, यानी एशिया की जितनी भी सोसाइटीज़ है, भाई हम भी एशिया में ही रहते हैं, और ये क्या है, एशियन सोसाइटीज़ जितनी भी है वो कम पढ़ी लिखी है या लोअर लेवल है उनका, किन से, यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोपियन सभ्यता से बहुत लोअर लेवल है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोजिट्स रूल्स द कंट्री। अब ये कह रहा है कि जब ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे उससे पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलके बहुत ही भारत को लूटा और बहुत ही निरंकुश तरीके से शासन चलाया, यानी कि बहुत ही राजतंत्र था और राजतंत्र में बहुत अत्याचार लोग करते थे। भाई व्यक्ति जानता ही नहीं है, आधा पढ़ा हुआ है तो ऐसे ही काम करेगा, ऐसी बातें लिखेगा। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट ट्रबल्स एंड सुपर स्टेटस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। अब ये क्या कह रहा है कि इस पूरी जो सोशल लाइफ में है ये सब लोग क्या करते हैं, धर्म के आधार पे बटे हुए हैं, साथ में बहुत ही अत्याचार करते हैं, असहिष्णु हैं, तो इनटॉलरेंस व्यक्ति है, और सबका क्या है, अपना स्टेटस शो करने के लिए वो बहुत ही राज तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं, और साथ में ही जो दूसरे लोग हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं। ब्रिटिश रूल्स मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। और ये कहता है कि जब ब्रिटिशर्स आ गए भारत में तब यहाँ पे जाके क्या हुआ, अच्छी सभ्यता स्थापित होने लग गई। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोडक्ट यूरोपियन मैनर्स। अब इन लोगों को क्या सिखाया जाए, अच्छे से यूरोपियन मैनर्स सिखाया जाए, अच्छा है ना। आर्ट्स जो ये है यूरोपियन आर्ट्स जो है वो सिखाया जाए। इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशंस है वो उनको ब्रिटिश तरीके से सिखाया जाए, ब्रिटिश तरीके से किया जाए। एंड लॉ इन इंडिया, और जो जितने भी लॉज हैं वो सारे क्या किया यहाँ पे इंडिया में बनाना चाहिए। चलो ये व्यक्ति यहाँ तक भी नहीं रुका, इतना कुछ कह दिया इसने, लेकिन ये फिर आगे बढ़ता है। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट, देखिए इतना होशियार बन रहा है ये कि ये क्या कर रहा है, सजेस्टेड दे रहा है दैट द ब्रिटिशर्स शुड acquire all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। अच्छा, अब ये क्यों कह रहा है कि ब्रिटिशर्स को क्या कर देना चाहिए, सारा एक्वायर कर लेना चाहिए, यानी सारा जो टेरिटरी है इंडिया का वो सब अपने अंदर मिला देना चाहिए, और साथ में क्या, एनलाइटमेंट यानी कि ये जो अंधकार में चले गए हैं उसके लिए प्रबोधन लाना चाहिए। प्रबोधन यानी कि एक उजाले की तरह ब्रिटिशर्स को हेल्प करना चाहिए। अरे मूर्ख, तेरे से पहले बहुत अच्छे से हम रहते हैं। फॉर इंडियंस वॉज नॉट कैपेबल फॉर प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिशर। अरे देख लो, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो इंडियंस है ये ब्रिटिशर्स के जब तक ब्रिटिशर्स नहीं होंगे ये क्या क्या नहीं कर पाएंगे, कैपेबल नहीं हो पाएंगे और इनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसको नहीं पता है कि साउथ में कितने कितने अच्छे अच्छे मंदिर इनसे बहुत पहले राजा महाराजाओं ने बना दिए हैं। अब ये सारा क्या बताता है, इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिशर्स रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अब इससे ये क्या बता रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से सभ्यता में रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। अब ये देखें, कैन सच कॉन्सेप्शंस बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या हम इस तरीके की बात को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, आज भी एक्सेप्ट कर पाएंगे? नो। तो इसका क्या हुआ, जो ये मिल्स जो था ये व्यक्ति, इसके खिलाफ में लोग बाग खड़े हो गए। कौन हो गए, जो हिस्टोरियंस थे वो, कि यार ये इस तरीके से कैसे बात कर रहा है, इसने पीरियड बांट दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा तो भाई सभ्य होना चाहिए और थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या किया, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे इन्होंने 3 भागों में अपने इतिहास को, हिस्ट्री को बांट दिया। हिस्टोरियंस हैड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और किन भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि जो ऐतिहासिक है, जो अपने पुरानी हिस्ट्री है, एशियन टाइम की जो हिस्ट्री है उसको, फिर मिडाइवल, जब ये हिस्ट्री है चंद्रगुप्त मौर्य और जो राज शासन चलता था पहले, है ना, उस समय की प्राचीन हिस्ट्री जिसे कहते हैं, है ना, प्राचीन। और मिडाइवल यानी मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी आधुनिक हिस्ट्री। ये
आधुनिक हिस्ट्री। 3 प्रकार से इन्होंने क्या क्या डिफाइन कर दिया। चलो, ये तो हो गई प्राचीन। और ये जब मध्यकाल, जब अपने मुगल्स यानी बाहरी जो लोग थे वो भारत में आए तब। अब मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मेनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज अ कॉलोनियल। बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या किया, इस पीरियड को कॉलोनियल एज घोषित कर दिया कि ये कॉलोनी थी। अब कॉलोनी क्या होता है सर? तो देखिए, कॉलोनियल एज वो होता है जब कोई कंट्री बाहर से आके किसी पर अपना शासन जमा देता है। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारत में आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पूरा इंडिया जो था वो अपने अंडर में कर लिया और उनके लॉ एंड ऑर्डर चलते थे। तो यही कह रहा है, अ कंट्री दैट कंट्रोल अनदर कंट्री। जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर देता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वही चलाता है और सब कुछ वही, जिसमें क्या होता है, सिस्टम को रूलिंग वही करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर उसका ही होगा, जो दूसरा रूलिंग कर रही है उसका, डिफेंस उसी की होगी। और ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली डिफेंस क्या होता है, उसी की होती है। और जो हायर जो रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं वो सारे इसी के होते हैं। अब करेंसी भी उसी की चलेगी, लॉ एंड पावर भी उसी का चलेगा, और फॉरेन अफेयर्स जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, उसी के चलेंगे। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब उसी के। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अब वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है दूसरी कंट्री में जो वो चाहता है ना। इसको कॉलोनियल कहते हैं। कोई विदेशी एक आया और आने के बाद क्या कर ले, वहाँ पे स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के बाद में सारी रूलिंग जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पावर जो है, वो सारा क्या हो जाता है अपने में। अब मान लो आज भारत की जो सिचुएशन है, उस भारत की सिचुएशंस में कोई बाहरी शक्ति आ जाती है, यानी बाहरी कोई देश है, जैसे मान लो ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, अमेरिका है, वो अगर कोई बैटल करे और भारत को सब पूरा अपने अंडर में कर दें, तो वो एक क्या हो जाता है, भारत की एक कॉलोनी। और उसी समय ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, पहले जो मॉडर्न एज में सारी जो कंट्री थी, ऑलमोस्ट जितनी कंट्री थी, वो सभी अपने कॉलोनी बना रखी थी, है ना। तो इस प्रकार से ये है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड कॉलोनियल एज। अब ये जो आधुनिक काल है और ये जो कॉलोनियल है, इसमें क्या फर्क है सर? सुनने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन है क्या? देखिए, फर्स्ट, the modern period is associated with the growth of science, democracy, freedom and equality. मॉडर्न एज उसे कहते हैं, आधुनिक एज उसे कहते हैं जब क्या हो, ग्रोथ हो, किसी कंट्री की ग्रोथ हो। किस में ग्रोथ हो? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसकी ग्रोथ हो, साथ में डेमोक्रेसी, यानी जो आज अपने इंडिया में चल रहा है वो डेमोक्रेसी कहलाता है। राजतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा ही चुना जाता है कोई भी जो राज कर रहा है, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सभी क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, और उनको लोग, जो आम जनता है, उसके सब में पावर होती है उसके अंडर में। फ्रीडम यानी कि सबके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए सभी के पास, ये कहलाता है मॉडर्न। अब ये पे जो इंडिया था उसको मॉडर्न में जो कहा गया वो था कॉलोनियल मॉडर्न, यानी कि मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा था जिसमें डेमोक्रेसी नहीं हो रहा था, फ्रीडम नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, साइंस में हम थोड़ा बहुत बढ़ रहे थे, जैसे रेलवे बढ़ गया था, है ना, रेलवे का, लेकिन वो उनके फायदे के लिए बनाया, लेकिन आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहीं ना कहीं थे, कंट्री ग्रो तो हो रही थी लेकिन उतनी स्पीड से नहीं हो पा रही थी। तो यही बात है कि वेयर एज द कॉलोनियल पीरियड इज एसोसिएटेड विथ रूल बाय फोर्स, किसी भी सेना द्वारा, फोर्स क्या है, एक्सप्लोटेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड अब्सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ये देखिए, फ्रीडम नहीं होती है और ना ही इक्वलिटी इसके अंदर होती है। और ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का उस कंट्री में से लेके यूज़ करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। भारत में तो यही है, स्पाइसेस जब ब्रिटिशर्स आए तो किसके, मेनली किसके लिए आए, स्पाइसेस के लिए आए, फिर उनको लालच लगने लगा, यहाँ पे गोल्ड भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, तो हम क्या करें, इसको कॉलोनी बना लें, और कॉलोनी बनाने के साथ साथ में हम इसको लूट के दूसरी जगह चले जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मॉडर्न का मतलब क्या होता है और कॉलोनियल पीरियड का क्या मतलब होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिकॉर्ड्स। भाई रिकॉर्ड्स क्या होता है ना। रिकॉर्ड्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड्स होता है ऑफिशियल और दूसरा होता है अनऑफिशियल, यानी कि नॉन ऑफिशियल्स होता है। अब ऑफिशियल्स को आप कैसे याद रखेंगे, ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो ऑफिस में यूज़ किया जाता है, और नॉन ऑफिशियल्स यानी जो ऑफिस में नहीं यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके घर बार में आप जो रफ कॉपी बनाते हैं या जो भी आप लिखते हैं वो सारी क्या है, नॉन ऑफिशियल्स जो है, अनऑफिशियल्स सारी चीज़ें होती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, अब ये क्या है, ऑफिशियल्स की अपन पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स है ना, आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स और सर्वे है ना, ये सारी क्या है, इसमें ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में आ जाते हैं।
अब नॉन ऑफिशियल में कौन सा आता है, जैसे डायरीज, पीपल एंड अकाउंट ऑफ पिलीग्राम्स, यानी तीर्थ यात्रा पे जहाँ पे भी जा रहे हैं उस पे वो जो भी लिख रहे हैं उन्होंने कुछ लिख दिया। जैसे कि आज आप कोई भी डायरी लिख रहे हैं कि आज सुबह से मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने सारा ये काम किया और ये मेरी पूरी दिनचर्या रही और मैं कल ये करने वाला हूँ, आज मैंने घटना देखी, ये सब कुछ बात। तो ये जो आप लिख रहे हैं जो किसी ऑफिस से किसी के रिगार्डिंग काम नहीं है, जो आम जनता के लिए जो नेसेसरी होती है वो सारी चीज़ें जो आप लिख रहे हैं वो सारी, जैसे न्यूज़पेपर एंड बुकलेट्स, ये सारे क्या नॉन ऑफिशियल्स में आता है। न्यूज़पेपर क्या करता है, आसपास की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी क्या कर रहा है, अपन को बता रहा है। द ब्रिटिशर्स बिलीव, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं रिकॉर्ड्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स देखिए बहुत चालाक थे। वो क्या सोचते थे, द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। अब ये सोचते हैं कि जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स पॉलिसी है ना, डिस्कशंस, डिसीजंस, अरेंजमेंट, इन्वेस्टिगेशंस हैड टू बी क्लियरली राइट अप। ये कहते हैं कि कुछ भी चीज़ हो, भले ही वो इंस्ट्रक्शंस हो, किसी का कोई प्लान हो, कोई पॉलिसी हो या डिसीजन हो, किसी ने गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले रखा हो, कोई अरेंजमेंट हो, कोई एग्रीमेंट हो और साथ में क्या हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशंस हो, ये सब ही अच्छी तरीके से आपको लिख के रखना है और अच्छी तरीके से इसको रिकॉर्ड को संभाल के रखना है। Once this was done, things could be properly studied and debated। जब ये पूरी तरीके से एक बट जाता है या व्यवस्थित हो जाता है तो ये क्या काम है, बाद में वाद विवाद के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। The Britishers also felt that all important document and letters needed to be carefully प्रिजर्व्ड। और इन लोगों ने क्या था कि जितने भी ये हम पढ़ रहे हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारा अच्छे तरीके से इन्होंने संभाल के रखने की कोशिश की और सबके लिए क्या रिकॉर्ड रूम बना दिया। जो आज जो आप रिकॉर्ड रूम देखते हैं वो सारे रिकॉर्ड रूम क्या हैं, इसी ब्रिटिशर्स की ही देन है कि इन्होंने सोचा कि अच्छा हम सभी जो डॉक्यूमेंट है उनको अवेयर के रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी घटना हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके के ये सारा कार्य हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट एंड द कमिश्नर्स ऑफिस ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। और इन्होंने सब क्या कर दिया, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस थे लेवल्स थे उस पे सभी पे रिकॉर्ड्स रूम इकट्ठा कर दिए। क्यों, अब ये सब ब्रिटिशर्स क्यों कर रहे हैं, ये चलो आगे पढ़ते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। अब ये सोच रहे हैं कि देखिए एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि जो रिकॉर्ड्स हो गए हैं, देखिए बेटा जब भी रिकॉर्ड इकट्ठे करते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया है कि रिकॉर्ड इकट्ठे करने से बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में बहुत हेल्प मिलती है। मान लो आज कोई ब्रिटिशर्स कोई है और कल कोई दूसरा आ जाएगा तो उसे पता रहेगा कि अपन को क्या करना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन आगे चलाना है और पहले कैसे चल रहा था। तो इसलिए ये क्या होता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। अब ये सोच रहे हैं कि सर्वे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नाउन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन। ये ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि पहले हम उस कंट्री को पूरी अच्छी तरीके से जान लें जिस पर हम क्या करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। कितना बढ़िया सोच रहे थे वो, है ना, पहले सारी चीज़ों को जान लें कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट और टू मैप टू इंटायर कंट्रीज। अब इन्होंने क्या किया, पूरे जितनी भी कंट्री थी उसका पूरा मैपिंग कराना शुरू कर दिया यहाँ पे, है ना, पूरी कंट्री की मैपिंग शुरू कराना कर दिया। इन द विलेजेस रेवेन्यू surveys were conducted to know the topography, the soil quality, flora and fauna, local histories and the cropping pattern। अब ये क्या कर रहे हैं, टोपोग्राफी यानी कि वो भूमि कैसी है, उसका तल रूप कैसा है, यानी कि वो दिखता कैसा है। दूसरा सोइल क्वालिटी, उसकी मिट्टी की क्षमता कैसी है, कैसी क्वालिटी है।
उसका फ्लोरा एंड फ्योना, उसकी वनस्पति और वन्य जीव कैसे हैं वहाँ पर, और दूसरा उसकी लोकल हिस्ट्री क्या है, पहले वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा था और हम कैसे बेटर तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं, और क्रॉपिंग पैटर्न, लोग बाग जो फसल उगा रहे हैं, जो कल्टिवेशंस कर रहे हैं, वो सारे किस तरीके से अच्छी तरीके से हो, ये सारा क्या कर रहा है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने मैपिंग कराना यहाँ पर शुरू कर दिया था। फॉर द एंड ऑफ 19th सेंचुरी का सेंसस यानी जनगणना ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, और इन्होंने क्या किया, सेंसस लगाना शुरू कर दिया कि ये प्रत्येक 10 सालों में क्या होगी, जनगणना होगी, यानी ये लोगों की गणनाएं की जाएगी, कितने लोग रह रहे हैं। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, उनकी कास्ट को नोटिंग की जाएगी, उनके धर्म को यानी रिलीजन्स को नोटिंग की जाएंगी, और ऑक्यूपेशंस वो क्या कार्य करते हैं वो सारा भी नोट किया जाएगा। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, जैसे उन्होंने इसके साथ साथ में ही बहुत सारे सर्वेज किए, जैसे कौन सा, एक है ना, ये देखिए जैसे उन्होंने किया जियोलॉजिकल सर्वे, बोटनी सर्वे, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अलग अलग सर्वे किया और इंडिया को और बेटर तरीके से जानने की कोशिश किया। बोटनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे, और इस तरीके से अलग अलग सर्वे करके क्या पूरे देश को जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हम बेटर तरीके से कहाँ पर रूलिंग कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, अगर सर्वे नहीं करें और चले जाएं जैसलमेर राजस्थान के, तो वहाँ क्या सर्वे, वहाँ क्या कैसे रूलिंग करेंगे वो, है ना। एक तो इतनी रहते कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें, तो सर्वे करने से उनसे ये पता चला कि उनको कहाँ रूलिंग करनी है और किस जगह वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और कहाँ उनको रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं, और कॉलोनियल कहाँ पर बेटर तरीके से वो क्या करें, अपने अंडर में ले सकते हैं और कॉलोनियल बना सकते हैं। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमें क्या नहीं बताते हैं। देखिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो तो ये सब कुछ बताते हैं कि कैसे कंट्री में ये हो रहा है, कैसे कंट्री में सारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, क्या FIR आई है, तो कोई भी समस्याएं क्या है, ये सारी तो बता रही है। लेकिन जब अपन ये देखते हैं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड जो अनऑफिशियल्स होते हैं, यानी नॉन ऑफिशियल जो मैंने आपको बताया था, उसमें लोग बाग क्या लिखते हैं या क्या उनकी थिंकिंग रहती है। Official records will not help us to understand what other people in the country felt and what lie behind their actions। जो कंट्री में अन्य लोग रह रहे हैं वो सारे कंट्री में क्या चाहते हैं और साथ में ही वो क्या महसूस करते हैं, वो सारे क्या हैं कि ये ऑफिशियल्स रिकॉर्ड नहीं बता पाते हैं। रिकॉर्ड्स लाइक डायरीज ऑफ पीपल, जो लोगों की डायरी होती है वो, अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड ट्रैवल्स, जो तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं, जो लोग भ्रमण करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो क्या लिखते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड प्रॉपर बुकलेट्स आर फाउंड अदर देन ऑफिशियल्स रिकॉर्ड। जो ऑटोबायोग्राफी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वहाँ के पूरे शासन चलाने में, कि ये वहाँ के पूरे सिस्टम को समझने में कि किस प्रकार से वहाँ पे लोग रहते थे और क्या वहाँ पे दिक्कतें हुई थी और उसने वो जीवन कैसे बिताया। नाउ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोडक्ट एंड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशू वर डिबेटेड इन पब्लिक। जो प्रिंटिंग होती थी और साथ में जो न्यूज़पेपर छपते थे, जो अनऑफिशियल्स है या नॉन ऑफिशियल्स थे, वो सारे क्या बताते थे कि वहाँ पे मेन इशू क्या है, वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं लोगों के बीच में, ये सारा बताती, और क्या डिबेट्स, क्या वाद विवाद चल रहे हैं लोगों के बीच में, ये सारा बताती है। लीडर्स एंड रिफॉर्म्स रॉट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। जो लीडर्स होते थे, एक समाज के जो नेता होते थे, और रिफॉर्मर्स, जो लोग कोई रिफॉर्म करना चाहते थे, यानी कि कोई बदलाव चाहते थे, है ना, वो सारे अपने क्या आइडियाज़ हैं उनके वो शेयर करते थे, उनकी कविताएं वो शेयर करते थे। नॉवेलिस्ट रॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और जो नॉवेल्स थे, जो नॉवेलिस्ट थे, जो नॉवेल लिखने वाले लोग थे, वो सारी क्या उनकी जो फीलिंग थी वो सारी क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे उनकी बुक में। बट फॉर दिस सोर्सेज हिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड हाउ द ट्राइबल्स, ये सभी हिस्ट्री में नहीं बताया जाता। साथ में ही हाउ द ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग होते हैं, द पीजेंट्स, जो
खेतों में वर्कर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, द वर्कर्स इन द माइंस, जो माइंस में जो लोग हैं, द पुअर ऑन द स्टेट, जो गरीब लोग हैं, लिव देयर लाइव्स, वो कैसे जीवन यापन करते हैं और वो कैसे जीते हैं, ये सभी क्या है ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में नहीं बताया जाता। बहुत ही छोटा चैप्टर था, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का ये चैप्टर था। तो इसी के साथ में क्या हो जाता है, अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की जो नोट्स है वो आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करें। इसका मैं आपको PDF जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। साथ में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम पे कुछ नई अपडेट आती है तो उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको बता ही गया कि वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वहाँ दिए रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।